मनुष्य के जीवन में यानी हमारे जीवन में क्षमा या कहें माफी का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य का जीवन इतना लंबा और अटपटा है कि अगर हम क्षमा मांगने और देने का गुण अपने में नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन बड़ा कष्टकारी बन जाएगा। मांगने से अहंकार खत्म हो जाता है, जबकि क्षमा करने से संस्कार बनते हैं। क्षमा मांगना व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है। इसी तरह किसी को क्षमा कर देना भी अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। सामने वाला किसी की गलती को माफ करता है तो उस व्यक्ति की सहायता करता है, साथ ही खुद की भी सहायता करता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि क्षमा वीरों को ही सुहाती है। रहीम दास जी कहते हैं कि छोटे गलती भी कर दें तो बड़ों को उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्षमा को शीलवान का शस्त्र, प्रेम का परिधान और नफरत का निदान कहा गया है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और उसके शत्रु भी नहीं होते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हमारी वसुंधरा फिर हरी भरी हो रही है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जहां वन क्षेत्रफल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में घने, मध्यम और खुले तीनों किस्मों के वनों में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने साल 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें इसका जिक्र किया गया। प्रकृति द्वारा इंसानों को दिया गया सबसे बेहतर तोहफा है वन। वन से ही इस धरती का संतुलन बना रहता है। देश में वन क्षेत्र में तेजी से होती बढ़ोतरी सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। साल 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें से देश के वन क्षेत्रफल में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों के क्षेत्रफल में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। 2021 में देश में कुल वन और वृक्षों का आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में 5 शीर्ष राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड शामिल हैं। हालांकि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्र में 33% से अधिक वन क्षेत्र कवर है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट लॉन्च करने के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने न केवल वनों को मात्रात्मक रूप से संरक्षित किया है, बल्कि गुणात्मक रूप से इसे समृद्ध भी किया है। हर 2 वर्ष में एक द्विवार्षिक रिपोर्ट दी जाती है। उसी क्रम में रिपोर्ट दी गई है, जिसमें विभिन्न पक्षों में, चाहे ग्रीन कवर को बढ़ाने का विषय हो, चाहे हमारे टाइगर रिजर्व्स का विषय हो, चाहे जलवायु संकट के समय का विषय हो, चाहे हमारे देश का जो कार्बन स्टॉक है उसके असेसमेंट का विषय हो, उसकी पूरे 2 वर्षों की एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस समीक्षा रिपोर्ट में भारत में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ उपहार वन को सहेजना और संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए पेड़ लगाएं, वनों को बचाएं। और अब हम बात करेंगे उस चुनौती की जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। और फिलहाल एक तरह से हम जो कोरोना है उसकी तीसरी लहर की चुनौती का सामना कर रहे हैं। और हम अपने कार्यक्रम के जरिए ये कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग पैथी से जुड़े विशेषज्ञ हैं, वो चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या फिर होम्योपैथी हो, उनके विशेषज्ञों से हम समझें कि किस तरह से हम अपने आप को और ज़्यादा तैयार कर सकते हैं कोविड की चुनौती के लिए। और इस समय आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं वो हैं डॉक्टर साक्षी शर्मा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, आयुर्वेद, आयुष मंत्रालय। उनसे हम समझेंगे। डॉक्टर साक्षी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया में, सनसेट टीवी में। आपके जरिए हम जाहिर तौर पर समझना चाहेंगे कि आयुर्वेद फिलहाल इस तीसरी लहर को किस तरह से ले रहा है और हम कैसे इसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। और हाल ही में हमने देखा कि आयुष मंत्रालय की तरफ से खासकर आयुर्वेद को लेकर नए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, वो क्या हैं? प्रीति जी, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि इस बार तीसरी लहर है और उसमें कुछ लक्षण ओमिक्रॉन की कुछ अलग हैं, तो इसको बहुत लोग सरलता से ले रहे हैं। जैसे ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार आ गया कि लक्षण कम है तो
ऐसा इग्नोर भी कर रहे हैं कुछ लोग लक्षणों को। तो इसके लिए विशेष रूप से आयुष मंत्रालय ने पुनः फिर ये बताया है कि हमें किस तरह से अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना है और अपनी इम्यूनिटी को कैसे अच्छा रखना है। तो ये हमेशा ही बहुत आवश्यक है। और चूंकि इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव रूप से देखें कि अगर वायरस कमजोर हो रहा है तो हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है हमेशा के लिए, उससे निजात पाने के लिए। तो इसमें आयुष मंत्रालय की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि जिस तरह से पहले हमने आयुष्पात बताया, हमें दिनचर्या ऋतुचर्या बताई, इस बार फिर से पुनः कुछ चीजों पर एम्फेसिस किया गया है कि हम जिस तरह से पहले हल्दी दूध गर्म पानी पीना, आयुष्पात पीना ये था, इस बार पुनः ये बताया गया कि हम अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या, क्योंकि ये मौसम भी बहुत ज्यादा एक तरह से अपोजिट मौसम है, बहुत सर्दी है, तो हम ऋतुचर्या दिनचर्या को अपना बहुत समझ के, इस तरह से जैसे कि ये हेमंत ऋतु है अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, तो इसमें देखा है कि बहुत ज्यादा खाना जो हम ओवर ईटिंग करते हैं वो इसमें बहुत नुकसान देता है हमें। ओवर ईटिंग नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है, बहुत लिथार्जिक एटीट्यूड नहीं अपनाना है। माना कि मौसम इस तरह का है, मगर फिर भी अपने शरीर की गतिविधि को बनाए रखना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा कार्डियक आउटपुट प्रॉपर रहे, हमारी इम्यूनिटी भी इन्हीं के जरिए, जब हमारे बॉडी में सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारा आहार विहार बहुत अच्छा होता है, तभी इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। क्योंकि इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कुछ एक चीज करें या एक कुछ टैबलेट ले लें या कुछ एक दवाई ले लें, तो वो एक ऐसी ताकत नहीं है कि जस्ट ऐसे सडन बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस तरह की चीजों को अपनाना, और इस बार विशेष रूप से योगासन पर भी, जैसे आज भी सूर्य नमस्कार का एक विशेष दिवस है जिसमें सभी को ये निर्देश किया गया है कि सभी लोग सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें अकेले में ही बहुत सारी पोजीशंस ऐसी आती हैं जो बहुत सहज भी हैं, आसानी से की भी जा सकती हैं। और आज मकर संक्रांति का बहुत पावन पर्व है, और इस पर अगर हम सूर्य नमस्कार का प्रारंभ करते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे आसन से हम अपनी बॉडी में सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे सर्कुलेशन ठीक रहे, हमारी नियमित दिनचर्या ठीक रहे, और हम छोटी छोटी चीजों से ही अपनी इम्यूनिटी को चुस्त दुरुस्त रख सकें, और इस तरह के जो ये थर्ड वेव का आक्रमण है इसको भी आसानी से निकाल दें, और हमारे आसपास के जगहों पर बहुत नुकसान ना हो। ऐसी आशा के साथ हम आप योग की बात कर रही हैं, सभी सोसाइटी में लाना चाहते हैं। मैं जाहिर तौर पर योग के बारे में भी आपसे समझूंगी, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि जितना मुझे समझ में आता है या आम लोग समझते हैं कि आयुर्वेद वात पित्त कफ इन दोषों के आधार पर किसी भी तरह का इलाज या हम कहें आयुर्वेद के जरिए आगे बढ़ा जाता है। जो कोविड है वो आपको क्या लग रहा है, वो किस तरह से ज्यादा असर कर रहा है, या इनमें से किस में दोष ज्यादा है तब उस पर हमें प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? यानी जो एक उपाय है क्या वो सभी के लिए है? प्रीति जी, ये आपका बहुत स्पेसिफिक सवाल था, क्योंकि प्रकृति इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। जैसे हम 3 डोमिनेंस है हमारी प्रकृति में, कोई वात डोमिनेंट है, कोई पित्त है, कोई कफज है, तो हमारी प्रकृति का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम सुपरफिशियली देखें तो जो कोविड के लक्षण है वो ज्यादातर कफज व्याधियों से मिलते जुलते हैं, मगर बहुत आवश्यक है जब हम किसी भी दिशा निर्देश का पालन करें, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या अन्य कोई पैथी से रिलेटेड हो, तो हमें अपनी प्रकृति को जानकर उसको उसके अनुरूप प्रयोग में लाना बहुत आवश्यक है। बहुत पीछे देखा गया कि जैसे पित्त प्रकृति डोमिनेंट पर्सन्स हैं, तो वो अगर बहुत गर्म चीजों का, जैसे हमारा क्वाथ ही है, अगर उसका बहुत बार बार प्रयोग करते हैं तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो इसी तरह से थोड़ा सा दिशा निर्देश किसी चिकित्सक से जरूर लें और अपनी प्रकृति को समझना। इसीलिए मैं यहाँ पर कहती हूँ कि जो हमारे आयुर्वेद में लाइफस्टाइल और हमें अपने व्यक्तित्व को पहचानने की समझ दी गई है, उसको आज के समय में पहचानना बहुत आवश्यक है, और उस दृष्टिकोण से अपनी प्रकृति को जरूर समझें। व्याधि को तो हम समझ ही रहे हैं, और जो चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं उसको भी हम अपने अवस्था के अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार यूज करें। जैसे बच्चे को किस प्रकार देना है, वृद्ध को किस प्रकार देना है, पित्त प्रकृति है तो उसको कितनी बार लेना है, कफज है तो किस प्रकार लेना है, ये समझना बहुत आवश्यक है। प्रीति जी, बिल्कुल। और आपने एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि हम देख रहे हैं मौसम, और दूसरी बात हम देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी जगह वर्क फ्रॉम होम हो गया है, लोग घर से भी काम कर रहे हैं, तो एक आराम ज़्यादा आ गया है, और कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हैं शारीरिक वो कम हो गई हैं। तो ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है इसका? हाँ, ये जो सवाल है ये इस तरह से बहुत रिलेट करता है कि लोग इस बात को बहुत समझे कि माना कि एडवर्स वेदर है, हमें बहुत बाहर नहीं निकलना है, बहुत ठंड से एक्सपोज नहीं होना है,
पर अपनी माइनर एक्टिविटीज को, हर बॉडी के हर अंग के मूवमेंट को जारी रखना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज जॉइंट्स के लिए भी नुकसान होता है और मेन जो बॉडी में सर्कुलेशन है, जो हमारे इसका बेसिक होता है हमारी सभी गतिविधियों का, उसमें भी वो भी हैम्पर होता है। तो बहुत आवश्यक है कि आप छोटे छोटे जो भी काम है अगर घर पर भी है, इसीलिए इस समय में आयुष मंत्रालय की तरफ से योग के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है कि क्योंकि योग में बहुत फास्ट एक्सरसाइजेस नहीं है, बहुत आपको ऐसा नहीं बोल रहे बहुत किलोमीटर्स चलिए या बहुत ब्रिस्क एक्सरसाइजेस करिए, मगर बहुत आवश्यक है कि योग की जो छोटी छोटी मुद्राएं हैं वो घर पर रहकर भी आप बहुत आसानी से उनको कर सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब पे और हर तरह से निर्देश प्राप्त हो जाते हैं, तो हम उसको करें। तो बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति को ये समझना कि हमें इस समय में, इस एडवर्स ऋतु में अपने शरीर को गतिविधि में रखना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज सर्कुलेशन अगर कम होता है तो हमें कोई भी दवा जो हम चाहे ले रहे हैं, चाहे वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर हो या किसी हम व्याधि के लिए ले रहे हैं, वो कामयाब नहीं होती है। तो बहुत आवश्यक है अपने आप को एक्टिव रखना। और इसीलिए जो आज सूर्य नमस्कार का प्रारंभ आयुष मंत्रालय की तरफ से किया गया है, कि इसी के लिए कि एक बहुत छोटा सा आसन है और जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी गतिविधियां इस तरह की हैं जो हमारे हार्ट के सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगी कि जरूर जो भी घर पर है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने शरीर में गतिविधि जरूर बनाए रखें। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साक्षी शर्मा, ये हम सब मानते हैं अब कि कोविड ने हर एक की जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी असर डाला है। शारीरिक तो है ही, मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर डाला है। उसके लिए जो योग है वो कितना हमें मदद कर सकता है? आयुर्वेद के जरिए हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी इस दौर में ठीक रखें? बहुत रिलेवेंट बात आपने कही है प्रीति जी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम फिजिकल रूप से पूरे स्वस्थ हैं, मगर मानसिक रूप से एक अप्रत्यक्ष रूप से एक एंजाइटी हम सभी के मन में इस वक्त व्याप्त है, चाहे हम चिकित्सक हों, चाहे हम रोगी हों, एक जनमानस, साधारण जनमानस हो। क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है कि हर वक्त क्या हो जाता है कुछ मालूम नहीं चलता। जैसे थर्ड वेव आई, सेकेंड वेव के बाद लगा कि सब ठीक हो गया है, मगर पुनः ऐसा हो गया और अभी भविष्य का भी कुछ ऐसा निर्धारण नहीं है कि किस तरह से ये ठीक होगा। तो ये एक जो अनड्यू अनवांटेड एंजाइटी हम सभी के दिमाग में रहती है, स्ट्रेस रहता है। और अगर साइंटिफिकली भी देखें तो कॉर्टिसोल के लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं और एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हमारी बॉडी में प्रारंभ हो जाती है, जो कि इम्यूनिटी को ऑटोमेटिकली डाउन कर देती है। आप जब कोई थोड़ा बहुत बीमार होते हैं तब आप महसूस करके देखिए कि थोड़ी भी एंजाइटी उस वेदना को बहुत बढ़ा देती है। तो बहुत आवश्यक है कि इस एंजाइटी से, माना कि माहौल ऐसा है, माना कि समय ऐसा है, कि इस एंजाइटी से हम दूर रहें किसी भी तरह से। इसमें हम मेडिटेशन जिस तरह से करते हैं और इसी में योगा में भी इसी के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं। जब हम योग करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, एक शांत चित्त से, शांत भाव से बैठते हैं, तो वो धीरे धीरे एंजाइटी का लेवल कम होता है। और ऐसा हम अब ग्रुप में तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल है, तो हम जहां भी हैं, अकेले हैं, अपने घर में हैं, ऑफिस में है, जहां भी है, उसे अपनी दिनचर्या का पार्ट जरूर बनाएं, क्योंकि इस एंजाइटी को कम करके ही इम्यूनिटी को इनहेंस किया जा सकता है। मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सडन बढ़ जाए, किसी एक दवाई के खाने से बढ़ जाए। बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, जिसमें कि एंजाइटी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे हमें दूर रहने की बहुत आवश्यकता है। और बहुत सारी ऐसी औषधियां भी हैं जिनके साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे आयुर्वेद में अश्वगंधा प्रयोग किया जाता है, जो जनरल एक टॉनिक के रूप में भी काम करता है, वो भी एंजाइटी के लेवल को कम करता है। तो इस तरह भी हम किसी भी तरह से इस तरह की चीजें भी प्रयोग कर सकते हैं। और खास तौर से जो योग के छोटे छोटे प्राणायाम और छोटे छोटे आसन हैं और हल्का सा मेडिटेशन है, उसको सीखें, उसको करें, तो इससे हम दूर रहें तो बहुत हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साक्षी शर्मा, हमारे साथ हेलो इंडिया में सन टीवी में जुड़ने के लिए और ये तमाम जो चर्चा के जरिए आपने जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का दिन हमारे लिए, देश के लिए, भारत के लिए काफी अहम दिन है। आज ही के दिन हर साल मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। हर साल हम 74वां सेना दिवस मना रहे हैं इस साल। और आज नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालयों पर सैन्य परेड, सैन्य प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर देश थल सेना की वीरता, उसके शौर्य और कुर्बानियों को याद कर रहा है। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। आपको असल जिंदगी में हीरो देखने हैं तो सीमाओं पर तैनात उन सैनिकों को देखें
जो खून को जमा देने वाली ठंड में भी अपने फर्ज को अंजाम देते हैं, या फिर जैसलमेर की जलती रेत पर भी अपनी परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज का दिन इन्हीं शूरवीरों को समर्पित है। आज भारतीय सेना दिवस है। इस विशेष दिवस पर प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वो उनकी अहमियत को समझे, उनकी शहादत को नमन करे। आज ही के दिन यानी 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा इंडियन आर्मी की कमान संभालने वाले भारतीय मूल के पहले अफसर बने थे। इसके पहले ब्रिटिश मूल के जनरल फ्रांसिस बूचर इस पद पर थे। आज के दौर में करीब 11,30,000 भारतीय सैनिक थल सेना में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं, जबकि 1948 में सेना में तकरीबन 2 लाख सैनिक थे। सेना दिवस उन जांबाज रणबांकुरों को याद करने, सम्मान देने की वो अक्षुण्ण परंपरा है जिसकी लकीर सीधे हमसे और आपसे जुड़ती है। सेना आज न सिर्फ हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर प्रहरी का किरदार निभाती है, बल्कि आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध होती है, जैसे आतंकवाद, कुदरती आपदा, चुनाव और तीर्थ यात्रा आदि। हमारे जवान जागते हैं तो ही हम चैन से सोते हैं। आओ शहादत का सम्मान करें, शहीदों को याद करें, जो कुर्बान हुए इस माटी के लिए, उन्हें शत-शत नमन करें। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते आपको हम छोड़ जाते हैं पैराशूट रेजिमेंट से भारतीय सेना की परेड की झलकियों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के उस पार बात होगी आज के दिन से जुड़े इतिहास की भी। तुम भारत के वीर हो, तुम अपने देश के रक्षक हो, तुम भारत के वीर हो, तुम अपने देश के रक्षक हो, जाति भेदभाव को ना है सब, तुम अपनी रक्षा है सब, जाति भेदभाव को ना है। देश के विकास के लिए संसद ने हमेशा ग्रामीण भारत को प्राथमिकता दी है। Those who took part in the debate assumed that this clause was intended for the purpose of acquiring zamindaris. Land will be required for many public purposes. Not only land, but so many other things may have to be acquired. मैं देखता हूं कि जो सदस्य इस विषय में रुचि रखते हैं, उनमें 2 दल है। एक दल का विश्वास है कि घरेलू उद्योग केवल सहकारी आधार पर हो। दूसरे दल का विश्वास है कि घरेलू उद्योगों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि चीनी का निर्यात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा की जो भी प्राप्ति हो, किंतु गन्ना उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसान की आय बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता है। इनपुट कॉस्ट कम हो, ये हमारी प्राथमिकता है। गांव के विकास को लेकर संसद में अब तक कैसी चर्चा हुई, इसका पूरा खाका आप देख सकते हैं सार्थक संवाद की अगली कड़ी में। भैया The Pravasi Bharatiya Divas, a day to celebrate the contributions and achievements of the overseas Indian community and to strengthen its links with India. The government's policy is based on the 4 C's approach: connect, care, celebrate, and finally contribute. Youth, as you said, they are the one who we have to really train and bring this Indianity in them. If you look at the ability of the Indian leaders, business leaders, to be able to influence directly or indirectly controlling anywhere between $6 to $7 trillion around the world. Pakistan's basic aim is to send maximum terrorists in India.
what we have made a LC fence, it was becoming very difficult as far as the Pakistan is concerned to infiltrate. Israel had a modern fence. So we went and learned from Israel's modern fence. In 2001, there were 2,400 attempts to infiltrate. In this year, back there were only 40 attempts. The Indian Army continues to adopt a number of proactive strategies to ensure Pakistan-supported infiltration of jihadi groups and terrorists who have continued to question India's role in Jammu and Kashmir. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए आप बात करते हैं आज के इतिहास की, जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में आखिर 15 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 15 जनवरी वर्ष 1759 में ब्रिटिश संग्रहालय को पहली बार जनता के लिए खोला गया। ब्रिटिश संग्रहालय जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित मानव इतिहास, कला और संस्कृति को समर्पित एक सार्वजनिक संस्थान है। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1753 में हुई। 1753 में किंग जॉर्ज द्वितीय ने संसद के अधिनियम को अपनी शाही सहमति दी, जिसने ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना की। इसके स्थायी संग्रह में 80 लाख से भी ज्यादा वस्तुएं हैं जो हर महाद्वीप से लाई गई हैं और मनुष्य जाति की शुरुआत से आज तक की संस्कृति की झलक दिखलाती है। 15 जनवरी वर्ष 1926 में खाशाबा दादा साहेब जाधव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता रहे। केडी जाधव व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रहे। खाशाबा ने वर्ष 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती के 52 किलोग्राम वर्ग में तीसरा स्थान हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। केडी जाधव को छोटी हाइट के चलते पॉकेट डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। 15 जनवरी वर्ष 2001 में विकिपीडिया के वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना जिमी वेल्स ने की। विकिपीडिया एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। इससे पहले वर्ष 2000 में वेल्स ने एक मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश न्यूपीडिया की स्थापना की, जिसके मुख्य संपादक लैरी सेंगर थे। विकिपीडिया में अभी तक 300 से भी ज्यादा भाषाओं में लेख लिखे जा चुके हैं। अभी तक हिंदी विकिपीडिया में 1 लाख से भी ज्यादा लेख लिखे जा चुके हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम डिप्लोमैटिक डिस्पैच। शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम मुद्दा आपका। 7:30 बजे आप देख सकते हैं विशेष कार्यक्रम एकम सत्य। रात 8 बजे देखिए दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारा बुलेटिन आज की खबर। 8:30 बजे देखिए न्यू इंडिया डिबेट। रात 9 बजे आप देख सकते हैं द डिफेंडर्स। 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। गांव के विकास के लिए हमारी संसद हर संभव कदम उठाती रही है। ग्रामीण विकास के लिए संसद के प्रयासों पर आप हेलो इंडिया के बाद 9 बजे से देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम सार्थक संवाद। सार्थक संवाद में इस बार चर्चा ग्रामीण विकास की। यहाँ जमींदारी के उद्गम का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे प्रदेश में कई जमींदारों को जमींदारी 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में देश से दगा करने और अंग्रेजों की मदद करने के इनाम में मिली थी। और फिर भी ये जमींदार लोग ये सोच के बैठे हैं कि मुआवजे का मतलब है इन लोगों को पूरा कंपनसेशन। मगर महोदय, ऐसा करना तो किसी भी राज्य के लिए संभव ही नहीं हो सकता और इस मौजूदा क्लॉज का प्रभाव तो उल्टा पड़ेगा हम पर। गांव के विकास को लेकर संसद में अब तक कैसी चर्चा हुई, इसका पूरा खाका आप देख सकते हैं सार्थक संवाद की अगली कड़ी में।
और इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का, और जाते जाते आज के कलाकार में आपको दिखाते हैं गायिका शाश्वती मंडल की प्रस्तुति। आप देखिए इस प्रस्तुति की कुछ झलकियां और मुझे दीजिए इजाजत। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। Re ma ba ma ba da pa da sa ni re da i sha re re ma ma ba ba da